हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल KY एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने गुप्त साम्राज्य को पढ़ा था। हमने उसमें गुप्त साम्राज्य के इंट्रोडक्शन और उसके संस्थापक जो राजा थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। गुप्त साम्राज्य में कौन कौन से राजा हुए थे। गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना है वो श्रीगुप्त के द्वारा की जाती है। फिर उसके बाद हमने समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, द्वितीय जो इंपॉर्टेंट शासक थे हमने उनके बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुप्त प्रशासन के बारे में। गुप्त के जो प्रशासन था, कैसे प्रशासन चलाया जाता था, जो देश था, साम्राज्य था, उसका प्रशासन कैसे चलाया जाता था। उसके बाद हम गुप्त समाज के बारे में पढ़ेंगे। फिर अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य में जो धर्म था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है गुप्त कालीन कला, जिसके बेस पर ही गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। क्योंकि गुप्त साम्राज्य में क्या होता है, कला का विकास है हमें बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। जो विस्तार सबसे अधिक कला का जो होता है, या सबसे ज़्यादा अगर हम कला की बात करेंगे, विकास जो साहित्य है, वास्तुकला, चित्रकारी, मूर्ति कला है, इन सब चीज़ों में, कला में, इनमें जो विकास होता है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसी बेस पर हम क्या बोलते हैं, गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी बहुत से इतिहासकार गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं। बहुत से इतिहासकारों का ये मत है। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम पहले फर्स्ट करते हैं गुप्त प्रशासन के बारे में। किसी भी देश का प्रशासन चलाने के लिए उसको क्या होता है, उसको कुछ भागों में डिवाइड किया जाता है। जब हमने मौर्य साम्राज्य को पढ़ा था तो हमने उसमें ये देखा था कि जो आज की हमारी जो प्रशासन है, जो हमारा देश का जो शासन चलाया जाता है, वो कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य से मिलता जुलता था। हमने ये देखा था, पढ़ा था। तो मौर्य साम्राज्य की जो चीज़ें थी वो आज भी हमारे देश में लागू की जाती है, जो शासन चलाया जाता है। अब वही चीज़ें गुप्त साम्राज्य में भी हमें देखने को मिलते हैं, बस इनके नाम चेंज हो जाते हैं। जो गुप्त मौर्य काल था उसमें क्या था, साम्राज्य था, फिर साम्राज्य को प्रांतों में डिवाइड किया था, प्रांतों को विषय में, तो ऐसे डिवाइड किया था। और लेकिन अगर हम गुप्त साम्राज्य की बात करें तो उसमें देश माना गया, और देश को डिवाइड किया गया भुक्ति में, और भुक्ति को बांटा गया विषय में। भुक्ति के जो नीचे होते थे विषय होते थे, और विषय के अंडर में कौन आते थे, ग्राम आते थे। यानी जो सबसे छोटी इकाई है वो स्टार्टिंग से ग्राम ही चलती आ रही है। जो सबसे छोटी इकाई होती है देश की वो ग्राम ही होती है। फिर इनमें अलग अलग जो अधिकारी होते हैं, बड़े अधिकारी, उनके द्वारा शासन किया जाता है। जो शासन को चलाते हैं, जो देश को चलाते हैं, उनको बोला जाता था गोप्ता। और जो भुक्ति के अधिकारी होते थे उनको बोला जाता था उपरीक। और जो विषय के अधिकारी होते थे उनको बोला जाता था विस्पति। और ग्राम के अधिकारी को बोला जाता था ग्रामिक। तो गुप्त साम्राज्य में इन भागों में डिवाइड किया गया था गुप्त साम्राज्य को। तो ऐसे प्रशासन चलाया जाता था। अब मौर्य काल में भी, क्योंकि जो राजतंत्र होता है, राजतंत्र व्यवस्था में क्या होता है, राजा इंपॉर्टेंट होता है, राजा का स्थान होता है वो सबसे ऊपर होता है, राजा के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। तो गुप्त साम्राज्य में क्या होता है, गुप्त काल में जो राजा था वो दैवीय अधिकार रखता था। यानी वो ऐसा मानता था कि जो राजा है उसे बनाया गया है तो एक तरह से देवताओं ने बनाकर भेजा है, वो दैवीय अधिकार रखता था। उन्होंने ऐसा मानता था कि देवताओं ने उनको अधिकार दिया है शासन चलाने के लिए। तो गुप्त काल का जो राजा होता था वो दैवीय अधिकार रखता था। यानी वो ऐसा मानता था कि मुझे देवताओं ने ही भेजा है राजा बनने के लिए या शासन चलाने के लिए। तो ऐसा मानता था गुप्त काल का राजा। फिर क्या है, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मौर्यों के समान केंद्रीकृत नहीं थी। जो मौर्य प्रशासन था वो केंद्रीकृत था। यानी पूरे जो साम्राज्य था, देश को उसने एकजुट किया था, उसको जोड़ कर रखा था, केंद्रीकरण किया हुआ था साम्राज्य का, शासन का। लेकिन जो गुप्त काल में हम क्या देखते हैं, स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो सही होता है, ऐसे ही केंद्रीकरण की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है गुप्त काल में। लेकिन बाद के जो शासक होते हैं, बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद के जो छोटे छोटे शासक होते हैं, वो क्या होते हैं, साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं और फिर उन भागों में अलग से शासन चलाया जाता है। तो यही व्यवस्था बाद में आगे चलकर क्या हो जाती है, सामंती व्यवस्था का रूप ले लेती है। ये देखो नेक्स्ट पॉइंट है, सामंती व्यवस्था का विकास। यही जो विकेंद्रीकरण की स्थिति, अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य में तो केंद्रीकरण की स्थिति देखने को मिलती है, गुप्त काल के स्टार्टिंग में तो केंद्रीकरण की स्थिति देखने को मिलती है हमें, लेकिन एंड तक चलते चलते क्या होता है, वो विकेंद्रीकरण की स्थिति में परिवर्तित हो जाती है।
और यही विकेंद्रीकरण की स्थिति क्या होती है, बाद में आगे चलकर सामंती व्यवस्था का रूप ले लेती है, जो कि हर्षवर्धन के काल में अपने चरम पर पहुंच जाती है। हमने लास्ट वीडियो में, उससे पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं कि जो भूमिदान की प्रथा है वो सबसे पहले शुरू की गई थी सातवाहनों के द्वारा, और यही भूमिदान की प्रथा जो स्टार्टिंग हुई थी, इसी के द्वारा क्या हो जाता है, सामंती व्यवस्था का विकास हो जाता है। और यही व्यवस्था मिडिवल टाइम में जब मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे और हर्षवर्धन के काल में, अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक पढ़ेंगे हमें, उसमें यह सामंती व्यवस्था हमारे क्या होती है, अपने चरम विकास पर पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से जो गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का अगर हम स्टार्टिंग देखें तो वो गुप्त काल में हमें देखने को मिलती है। तो हम तो एक छोटे पैमाने पर हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो गुप्त प्रशासन में क्या था, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही देखो। गुप्त प्रशासन में क्या था, देश को डिवाइड किया हुआ था भुक्ति में, भुक्ति को डिवाइड किया था विषय में, और विषय को बांटा गया था ग्राम में। और इनके अधिकारियों को ये बोला जाता था गोप्ता, उपरिक, विस्पति और ग्रामिक। फिर राजा क्या होता था, वो दैवीय अधिकार रखता था, यानी वो मानता था कि देवताओं ने उसे मनोनीत करके ही भेजा है। और गुप्त काल में क्या होता है, हमें विकेंद्रीकरण की स्थिति देखने को मिलती है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सामंती व्यवस्था का विकास हमें गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। अगर पेपर में अगर हमें सब्जेक्टिव लिखना हो, वैसे तो पेपर ऑब्जेक्टिव ही आता है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव लिखना हो तो इस पे ही हम इसको ही पूरा इसको डीप करके, मतलब 2-3 पेजों में आराम से हम लिख सकते हैं, इन्हीं पॉइंट को डीपली लिख के अच्छे से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इन्हीं से ही ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। तो ये था गुप्त प्रशासन। गुप्त साम्राज्य था वो मौर्य जितना विशाल नहीं था, लेकिन वो उतना विशाल तो नहीं था, लेकिन एक बड़े पैमाने पर साम्राज्य हमें गुप्त काल में देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है गुप्तकालीन समाज। गुप्तकालीन समाज के बारे में हमें क्या देखने को मिलती है, जब हम किसी काल के जब समाज के बारे में पढ़ते हैं तो हम समाज में किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं कि समाज में वर्ण व्यवस्था कैसी थी, मतलब कौन सी जाति थी समाज में, स्त्रियों की दशा कैसी थी, अछूते थे या नहीं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता, तो यही चीज़ें हम समाज में पढ़ते हैं। तो यही अब हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन समाज के बारे में। वर्ण व्यवस्था में जटिलता आई। अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो उसमें हमें इतना ज़्यादा वर्ण व्यवस्था के बारे में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। उसमें जो कंडीशन है वो नॉर्मल ही थी, लेकिन वहाँ से आते आते इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद फिर वैदिक कल्चर, उसके बाद आगे चलते चलते गुप्त काल तक क्या हो जाता है, वर्ण व्यवस्था में हमें जटिलता देखने को मिलती है। स्टार्टिंग में तो क्या होता है, जो वर्ण थे हमें 4 ही वो देखने को मिलते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, इन वर्णों में ये जो वर्ण थे ये पहले तो कर्म के आधार पर होते थे, यानी जो इंसान जो कार्य करता था उस पे, लेकिन अब क्या होने लगा, जन्म के आधार पर होने लगा। उनको जो जिस जाति में जन्म लेता था उसको उसी में का ही माना जाता था, चाहे वो काम कुछ भी करता हो। तो यह क्या हो गई, जन्म के आधार पर हो गई। तो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ गई। इसी वर्ण व्यवस्था में क्या हो गया, अन्य उपजातियों का उदय हुआ, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज होने लगी और उसके द्वारा फिर जो उत्पन्न संतान होती थी वो एक अलग से जाति का रूप ले लेती थी। इस प्रकार से बहुत सी उपजातियों का उदय हुआ गुप्त काल में। इस प्रकार से छोटी छोटी बहुत सी उपजातियों का उदय हो चुका। ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से उपजातियों का उदय हुआ था। फिर गुप्त काल में क्या हुआ था, कायस्थ जाति का प्रथम वर्णन। कायस्थ जाति का ये जो कायस्थ, ये इससे रिलेट होते थे, इनको ना पढ़ने से रिलेट किया जाता था। तो ये जो कायस्थ जाति का अगर पहली बार अगर वर्णन किया था तो वो किया था गुप्त काल में। तो ये पॉइंट याद रखना है कि कायस्थ जाति का पहली बार अगर हमें वर्णन देखने को मिलता है तो वो गुप्त काल में देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दास अछूतों की स्थिति निम्न हुई। जो दास थे, जो निम्न वर्ग के जो व्यक्ति थे, दास अछूत थे, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। जो फायान है, चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था, उसने अपनी पुस्तक में ऐसा वर्णन किया है कि जो निम्न वर्ग के जो लोग होते थे, अछूत होते थे, अगर वो किसी गांव में प्रवेश करते हैं तो उस गांव की जो सड़कें होती थी उनको पूरी तरह से खाली करवा दिया जाता था। उनके जाने के बाद उन
सड़कों की धुलाई की जाती थी अच्छे से। तो इस वाक्य से हम ये देख सकते हैं कि अछूतों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता था कि उनके आने पर उन गांव को खाली करा दिया जाता था पूरी तरह से। तो इस प्रकार से अछूतों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। अब स्त्रियों की स्थिति के बारे में हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, जो भानुगुप्त का एरन अभिलेख है जो 510 ईस्वी में हमें प्राप्त हुआ है, उसमें हमें ये पता लगता है कि उसमें स्त्रियों के बारे में हमें पता लगा था। उसमें भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है उसमें प्रथम बार किसी स्त्री के सती होने का प्रमाण मिलता है, हमने ये पढ़ा था। तो उसी प्रमाण के आधार पर बेस पर हम ये लगा सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति में कितनी गिरावट थी, उनको सती होने के लिए बाध्य किया जाता था अभी भी गुप्त काल तक। तो गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। ये है गुप्तकालीन समाज की क्या हुआ, कौन कौन से पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट तो यह आएगा वर्ण व्यवस्था में जटिलता, हमें वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है, एक तरह से बहुत हार्ड व्यवस्था देखने को मिलती है। और क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट, उपजातियों का उदय हो जाता, बहुत सारी उपजातियों का उदय होता है। फिर है कायस्थ जाति का पहली बार अगर हम वर्णन देखने को मिलता है तो वो गुप्त काल में देखने को मिलता है। दास अछूतों की स्थिति क्या होती है, निम्न होती है। और स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, जो कि हमें भानुगुप्त का एरन अभिलेख है उससे हमें पता चलता है किसी स्त्री के सती होने का। तो ये है गुप्तकालीन समाज। फिर नेक्स्ट आती है अर्थव्यवस्था। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है, मेन रूप से कृषि पर ही आधारित होती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था। उसके बाद उद्योग लगते हैं और फिर उसके बाद उद्योगों से जो माल बनता है उनको उसका लेन देन होता है और फिर उसी से आय प्राप्त होती है। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर ही आधारित थी। तो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का आधार भी कृषि ही थी और जो कृषि से जो टैक्स लिया जाता था वो 1/4 से 1/6 भाग तक लिया जाता था, क्योंकि टैक्स लेना भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर राज्य के पास आय नहीं होगी तो वो व्यय कैसे करेगा, तो वो प्रशासन को चलाएगा कैसे। अगर उसके पास आय ही प्राप्त नहीं हो रही है उसे, तो वो उस पर व्यय कैसे करेगा, यानी उस पर खर्च कैसे करेगा, उस शासन को चलाएगा कैसे। तो वो जो आय प्राप्त होती थी वो इन टैक्सेस से प्राप्त होती थी। फिर जो व्यापार था उस काल में, व्यापार के लिए श्रेणी व्यवस्था थी। श्रेणी यानी उनको कुछ अलग अलग भागों में बांटा जाता था व्यापार को। तो व्यापार के लिए श्रेणी व्यवस्था थी और इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, इसके अध्यक्ष को ज्येष्ठक कहा जाता था। तो व्यापार के लिए श्रेणी व्यवस्था थी और इसके अध्यक्ष को ज्येष्ठक कहा जाता था। फिर व्यापार के लिए जो ताम्रलिप्त थी प्रमुख बंदरगाह के रूप में जाने जाते थे गुप्त काल में, और उज्जैन को प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में जाने जाते थे। तो ये 2 पॉइंट बन गए इंपॉर्टेंट कि जो प्रमुख बंदरगाह हैं गुप्त काल में तो वो जाना जाता था ताम्रलिप्ति को, और प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता था उज्जैन को। अब व्यापार होता है तो व्यापार लेन देन होता था, तो व्यापार होता था उसमें किया जाता था मुद्रा का प्रयोग मुद्रा के रूप में। और मुद्रा के रूप में क्या किया जाता था, सिक्के, स्वर्ण सिक्के और चांदी के सिक्के। जो स्वर्ण सिक्का होता था उसको बोला जाता था दिनार, और चांदी का सिक्का होता था उसको बोला जाता था रुपये का, उसको बोला जाता था रुपये का। तो इन सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। और ये जो चांदी का सिक्का है ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसने जब शकों को पराजित किया था तो इस जीत के उपलक्ष्य में उसने क्या चलाए थे, चांदी के सिक्के चलाए थे। तो ये बात हमें याद रखनी है। फिर क्या होता है, भूमिदान का विस्तार होता है। जो सातवाहनों के टाइम में जो भूमिदान का स्टार्टिंग हुई थी उसका जो विस्तार होता है बड़े पैमाने पर वो गुप्त काल में हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें हमें अर्थव्यवस्था में पढ़नी है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में हमें ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। फिर आते हैं गुप्तकालीन धर्म। गुप्त शासक वैष्णव थे, फर्स्ट पॉइंट ये है। जो गुप्त शासक थे वो वैष्णव थे। अब जब हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ा था तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म का विकास होता है, उनका बड़े पैमाने पर विकास होता है। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आता है गुप्त काल में जो पुराना धर्म हिंदू धर्म है, वैष्णव धर्म है, उसका दोबारा से उत्थान होता है। तो वो होता है गुप्त काल में। बौद्ध और जैन धर्म के टाइम पे वैष्णव धर्म का एक तरह से पहचान खत्म हो जाती है, लेकिन जब उसका उत्थान होता है, दोबारा से स्टार्टिंग होती है, तो वो गुप्त काल में होती है, क्योंकि गुप्त शासक वैष्णव थे। अब ऐसा नहीं है कि इस काल में बौद्ध और जैन धर्म का पतन हो जाता है। जैन धर्म का तो सीमित विकास देखने को मिलता है, लेकिन बौद्ध धर्म का हमें उसी बड़े पैमाने पर ही हमें विकास देखने को मिलता है, क्योंकि इस टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती
है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। और जो ये नालंदा विश्वविद्यालय था यह एक मतलब एक प्रमुख रूप से बौद्ध मठ ही था, बौद्ध विश्वविद्यालय था, जहाँ पर बौद्धों को शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध धर्म से रिलेट उनको शिक्षा दी जाती थी। तो इससे बात से हमें पता लगा सकते हैं कि गुप्त काल में भी बौद्ध धर्म का विकास अपने चरम पर हो रहा था। तो इसके साथ साथ हिंदू धर्म का भी विकास होता है। फिर है मंदिर निर्माण का प्रारंभ। प्रमुख मंदिर देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर। अब जब बौद्ध और जैन धर्म चल रहे होते हैं तो उनमें हमने गांधार शैली और मथुरा शैली के बारे में हमने पढ़ा है कि गांधार शैली को तो हम रिलेट करते हैं बौद्ध धर्म से और मथुरा शैली को हम रिलेट करते हैं जैन धर्म से। अब गांधार शैली में बुद्धों से जो संबंधित मूर्तियाँ होती थी बौद्ध धर्म से, उनका निर्माण होता था, और मथुरा शैली में जैन धर्म से संबंधित थे। लेकिन उस टाइम में क्या होता था, सिर्फ मूर्तियों का ही निर्माण देखने को मिलता था। लेकिन अब गुप्त काल में क्या होता है, प्रथम बार मंदिर निर्माण अगर प्रारंभ मानेंगे तो वो गुप्त काल में मानेंगे। तो ये बात हमें याद रखनी है। अब से पहले यानी गुप्त काल से पहले क्या होता था, ओनली मूर्तियों का ही निर्माण किया जाता था। लेकिन जो प्रथम बार अगर मंदिर बनाए गए, हिंदू धर्म से रिलेटेड अगर मंदिर बनाए गए, उनमें मूर्तियां तो बनाएंगी लेकिन मंदिर जो बनाए गए वो गुप्त काल में बनाए गए। तो ये बात हमें याद रखनी है। और कौन सा प्रमुख मंदिर बनाया गया, देवगढ़ जो है झांसी में का दशावतार मंदिर, यह जो हमारा भगवान विष्णु है उनसे संबंधित है। तो प्रमुख मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो धर्म में हमें ये 2 पॉइंट ही याद रखने हैं। गुप्त शासक क्या थे, वैष्णव थे, और प्रमुख जो पहली बार अगर मंदिर बनाए गए तो वो गुप्त काल में बनाए गए, और इनसे संबंधित मूर्तियों का भी निर्माण किया गया हिंदू धर्म से। फिर हमारा लास्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो होता है कला, गुप्तकालीन कला। अब इसी कला के बेस पर ही क्या बहुत से इतिहासकार गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं, उसको स्वर्ण युग बोलते हैं। अब गुप्त काल में हमें किस किस का विकास देखने को मिलता है, वो होता है वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला एवं साहित्य का विकास। साहित्य का विकास हमें देखने को मिलता है। ये जो गुप्तकालीन जो भवन निर्माण है, जो स्थापत्य कला है, वो उसमें कौन सी शैली का विकास देखने को मिलता है, वो होती है नागर शैली का अधिक विस्तार। तो वो उत्तर भारत में जो जिस शैली का विकास देखने को मिलता है, यानी जिसके आधार पर भवन निर्माण जो स्थापत्य कला का विस्तार होता है वो होती है नागर शैली में। और अगर दक्षिण की बात करें तो जिसको हम बोलते हैं द्रविड़ शैली। तो इन शैलियों का विकास होता है जिनके आधार पर भवन निर्माण और स्थापत्य कला का विकास किया जाता है गुप्त काल में। फिर है बौद्ध शैव धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म की मूर्तियों का निर्माण। हाँ, बौद्ध धर्म की मूर्तियां तो होती थी शैव, और उसके साथ साथ अब हिंदू धर्म की मूर्तियों का निर्माण किया जाने लगा। यह मूर्ति कला से संबंधित है। तो इन बात से भी हम पता लगा सकते हैं कि मूर्ति कला का भी विकास होता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट अजंता एवं बाघ गुफा चित्रकला का विकास। यह है चित्रकला से संबंधित है। अजंता की गुफा एवं बाघ गुफा, यह 2 प्रमुख रूप से इम्पोर्टेंट है। तो इन पर गुफा चित्रकारी का विकास हमें देखने को मिलता है गुप्त काल में। अजंता कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इस पे जो चित्रकारी की गई थी वो किससे संबंधित चित्र होते थे, बौद्ध धर्म के जो महायान संप्रदाय हैं उस धर्म से संबंधित चित्र होते थे अजंता गुफाओं पर। और जो बाघ गुफाएं हैं यह है मध्य प्रदेश में, और इन बाघ गुफाओं पर किन से संबंधित चित्र होते थे, लोक जीवन से संबंधित इन पर चित्र होते थे। तो ये बात याद रखनी है। अजंता गुफाओं पर तो संबंधित, अजंता जो गुफाएं हैं वो बौद्ध से संबंधित है। और जो बौद्ध धर्म की जो महायान संप्रदाय है, 2 संप्रदाय में बढ़ता है ना बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान, और जो महायान संप्रदाय है उनसे संबंधित चित्र हैं। और बाघ गुफाओं पर है लोक जीवन से संबंधित चित्र। तो ये बात हमें याद रखनी है कि वो गुप्त काल में क्या होता है, वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला का विकास बड़े पैमाने पर होता है। और इसी आधार पर बहुत से इतिहासकार इसको स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं। ओनली कला के आधार पर ही इसको स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं। अगर समाज में अगर हम बात की जाए, इसको हम नेगेटिव पॉइंट इसका हम ये गुप्त काल का एक यही मानेंगे कि दास अछूत यानी उनकी स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आती है। एक तरह से उनकी जो समाज था उसका सुधार नहीं होता है गुप्त काल में। सिर्फ ओनली कला के आधार पर इसको स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। फिर है गुप्तकालीन जो भाषा थी, राजकीय भाषा कौन से, राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्तकालीन राजकीय भाषा होती है संस्कृत।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा महत्वपूर्ण रचनाएं। अब ये जो साम्राज्य होते थे इसमें बहुत से बड़े बड़े विद्वान होते थे, वो उन राजा के संरक्षण में रहते थे, उस राज्य में रहते थे और फिर क्या करते थे वो रचनाएं करते थे, वो पुस्तक लिखते थे, बड़ी बड़ी पुस्तकों की रचना करते थे, विद्वान होते थे वो और पुस्तकें लिखते थे, उनकी रचनाएं करते थे। अगर हम बात करें गुप्त काल के बारे में तो हमें कालिदास के बारे में हमें देखने को मिलता है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यानी उनके संरक्षण में रहते थे। तो कालिदास के द्वारा किन किन पुस्तकों की रचना की जाती है जो इम्पोर्टेंट है वो है ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंश और मालविकाग्नि मित्रम। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, और तो बहुत सारी हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कालिदास की प्रमुख रचनाएं जो की जाती है गुप्त काल में। इसके अतिरिक्त और भी जो रचनाकार होते थे उनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तक हमें देखने को मिलती है गुप्त काल में, और ये देखने को मिलती है। फर्स्ट है पंचतंत्र, सभी ने पढ़ा होगा, जिसकी रचना की जाती है विष्णु शर्मा के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कामसूत्र, जिसकी रचना की जाती है वात्स्यायन के द्वारा। और फिर नेक्स्ट है अमरकोश, यह एक शब्द डिक्शनरी थी जिसकी रचना की गई थी अमर सिंह के द्वारा। तो ये बात हमें याद रखनी है। फिर एक और पुस्तक है जिसके बारे में पूछ लिया जाता है, मृच्छकटिकम, जिसकी रचना की गई थी शूद्रक के द्वारा। तो ये पुस्तकें हैं जो हमें इम्पोर्टेंट है। ये बहुत सारी पुस्तकें हैं, इनको आप किसी भी बुक से आप इनको पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों के बारे में एक बार आपको पढ़ लेना है सभी के बारे में। फिर है मृच्छकटिकम जो कि है की जाती थी शूद्रक के द्वारा। फिर ये तो है साहित्य की बात, ये तो हो गई साहित्य की, गुप्त काल में किन किन साहित्य की रचना की गई थी। इसके द्वारा हमें गुप्त काल में साइंस एवं टेक्नोलॉजी में भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भी विकास हमें देखने को मिलता है। आर्यभट्ट के द्वारा 2 पुस्तकों की रचना की गई थी, आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत। ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक हैं जिनकी रचना आर्यभट्ट के द्वारा दी गई थी। इन आर्यभट्ट के द्वारा जो नक्षत्र एवं ग्रह के बारे में अगर प्रथम बार अगर जानकारी दी गई तो वो आर्यभट्ट के द्वारा दी गई, कि ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्रों के बारे में बताया गया, तो वो आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया। आर्यभट्ट के बारे में हमें एक पॉइंट और याद रखना है, पता भी होगा शायद सभी को, कि जो शून्य, दशमलव और पाई की खोज अगर की गई थी तो वो आर्यभट्ट के द्वारा ही की गई थी। तो ये बात हमें याद रखनी है। फिर एक और खगोल शास्त्री के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, वो है वराहमिहिर। वराहमिहिर ने क्या किया गया, वराहमिहिर ने बताया था कि जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में जानकारी दी थी, कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और जो पृथ्वी के चारों ओर कौन लगाता है, चंद्रमा चक्कर लगाता है। तो इन चीज़ों के बारे में अगर जो सबसे पहले अगर बताया था तो वो वराहमिहिर ने बताया था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में, अर्थव्यवस्था, फिर गुप्तकालीन धर्म क्या था, समाज क्या था और कला। गुप्त कला के आधार पर ही ये था, ये जो गुप्त काल में जो वास्तुकला है, चित्रकला, मूर्तिकला और साहित्य और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी के विकास के आधार पर ही गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। तो ये बात हमें याद रखनी है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट मतलब 4 या 5 पॉइंट ही हैं हर टॉपिक में, कि प्रशासन में भी ये, तो इनको अच्छे से याद कर लेना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इससे आगे का नेक्स्ट टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। ओके, थैंक यू, बाय।